तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ इन मैजिक टिप्स में। फ्रेंड्स, यदि आप भी 10वीं के स्टूडेंट हैं और आप भी साइंस का एग्ज़ाम 18 फरवरी 2022 को देने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे 10वीं कक्षा के विज्ञान का ऐसा इम्पोर्टेंट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाएं आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 50 को देख लेते हैं। है दोस्तों, आज का पहला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है। पहला ऑप्शन में दिया गया कर्निया, रेटिना, परितारिका और ऑप्शन डी में दिया गया है पुतली। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन का जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में जाकर क्वेश्चन नंबर 50 का सही जवाब लिख सकते हैं। उसके बाद में आइए इसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 51 को देख लेते हैं। अगला सवाल कहता है कि वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। आप सभी को बता दें कि वायुमंडल में नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। यही कारण है कि आकाश का रंग हमें नीला दिखाई पड़ता है। उसके बाद में कहता है कि प्रकाश के किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय के लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है। तो क्वेश्चन का सही ऑप्शन बी हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 53 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उभयलिंगी जंतु है। दोस्तों, उभयलिंगी जंतु कहते किसे हैं, तो जिन जीवों का लिंग हमें मालूम नहीं चलता है कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो ऐसे सभी जंतुओं को उभयलिंगी जंतु कहा जाता है। जैसे केचुआ, केचुआ को आप देखकर ये नहीं बता सकते हैं कि नर केचुआ है या मादा केचुआ है, इसलिए केचुआ को उभयलिंगी जंतु कैटेगरी में रखा गया है। उसके बाद में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अवशेषी अंग है। तो अवशेषी अंगों की बात करें तो अपेंडिक्स क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 55 कहता है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। तो दोस्तों, चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चलाया गया आंदोलन था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य वन एवं पर्यावरण की सुरक्षा करना था, इसलिए क्वेश्चन 55 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, वन का संरक्षण से। अगला सवाल कहता है आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन 56 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के जो गुणधर्म हैं वो परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, इसलिए क्वेश्चन 56 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 57 को देख लीजिए। निम्नलिखित आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में से क्या कहलाती है। दोस्तों, याद रखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को हम लोग आवर्त कहते हैं और आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 होती है, तो वहीं पे वर्गों की संख्या 18 होती है, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 58 को देखिए कि लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है। तो याद रखिएगा, लोहे के फ्राइंग पैन को यदि जंग लगने से बचाना होगा तो उस पर जिंक की परत चढ़ा देनी चाहिए। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, जिंक की परत चढ़ाकर। उसके बाद में कहता है निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो ये दोस्तों याद रखिए, क्वेश्चन 49 का क्वेश्चन में यहाँ पे 59 का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। सोडियम एक ऐसा धातु है जिसे हम लोग चाकू से आसानी तरीके से काट सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब एन होगा, यानी सोडियम। सोडियम के साथ साथ लिथियम और पोटेशियम को भी चाकू से आसानी तरीके से काटा जा सकता है। अगला सवाल, आयोडीन के कमी से कौन सा रोग होता है। उम्मीद है आप सभी को मालूम होगा। याद रखिएगा, आयोडीन के कमी से घेंघा रोग होता है, इंसुलिन के कमी से मधुमेह रोग होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है और एचआईवी वायरस के द्वारा एड्स रोग होता है। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 61 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन को हम लोग वृद्धि हार्मोन कहते हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि अमीबा में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि पाई जाती है। क्वेश्चन 62 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो कूटपात के द्वारा भोजन को घेर कर खाद्यान्नी में ले जाता है और वहाँ पे उपस्थित एंजाइम भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम में करते हैं और अमीबा में पोषण जनन की लैंगिक जनन की जो है ना विखंडन विधि पाई जाती है, क्योंकि अमीबा में विखंडित होकर 2 या 2 से अधिक नए जीवों का निर्माण करता है।
अगला सवाल, फूल का कौन सा भाग फल में बदल देता है? बहुत ही सिंपल सवाल है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो फूल में पाए जाने वाले अंडाशय जो भाग होते हैं यही फूल को फल में बदल देने का काम करता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 64 को देख लीजिए, कहता है कि जब पश्चिम की ओर से प्रक्षेपित हुई धनावेशित कण, जिसे हम लोग अल्फा कण कहते हैं, किसी चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा उत्तर दिशा की ओर विक्षेपित हो जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी? तो जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी ये ऊपर में होगी, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, ऊपरी मुखी। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 65 को देखिए कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो कौन सी धारा होती है? तो क्वेश्चन 65 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा हमारे घरों में उपयुक्त होने वाली बिजली होती है। उसके बाद में अगला सवाल कहता है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जलतापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? ये भी सवाल मैट्रिक एग्जाम पेपर में पूछा गया है। तो याद रखिएगा, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जलतापक का उपयोग जो है वो बादलों वाले दिन नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन 66 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 67 को देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है? तो यहाँ पे क्वेश्चन 67 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा। हे दोस्तों, अगला सवाल क्वेश्चन 68 हमारा कहता है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण दो ऐसे दर्पण हैं जिसमें किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा दिखाई पड़ता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 68 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, समतल दर्पण या उत्तल दर्पण। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 69 को देख लीजिए। दोस्तों, अगला सवाल कहता है, किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त होने वाला निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण है? तो याद रखिएगा, किसी भी कार के अग्रदीप के रूप में जो दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है वो अवतल दर्पण हो जाता है, और साइड मिरर के रूप में जो दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है वो उत्तल दर्पण हो जाएगा। तो दोनों क्वेश्चनों को याद रखिएगा, अग्रदीप में पूछा जाएगा तो उत्तल दर्पण नहीं बल्कि अवतल दर्पण हो जाएगा, यदि साइड मिरर के रूप में पूछा जाएगा तो उत्तल दर्पण हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों, क्वेश्चन 70 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी हीरा का जो अपवर्तनांक है वो सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए क्वेश्चन 70 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, हीरा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 71 को देखिए कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। लेकिन अपसारी दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण हो जाता है, और अपसारी दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण हो जाएगा। इसके बाद में अगला सवाल करता है, निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी सवाल पूछा गया था। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन 72 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, CO2, जिसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जानते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसा गैस है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, दूध के जैसा कर देता है। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 73 कहता है कि टैर्टिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो यहाँ पे क्वेश्चन 73 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, टैर्टिक जो अम्ल है वो टमाटर में पाया जाता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 74 कहता है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों, याद रखिएगा, जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र है वो CaSO4 × 2H2O होता है, या CH4 का होल ट्वाइस × H2O होता है। तो इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। और जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पे गर्म करने पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 75 को देख लीजिए। दोस्तों, अगला सवाल क्वेश्चन 75 कहता है कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया कराने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि सल्फ्यूरिक अम्ल का जो अनुसूत्र होता है वो CaSO4 होता है। जब इसे के अगर सल्फ्यूरिक अम्ल और Zn यानी जिंक से जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो ये बनता है ZnSO4 + Cu हो जाता है। तो इसमें कौन सी गैस निकलती है? तो यहाँ पे क्वेश्चन 75 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, इसमें हाइड्रोजन गैस निकल जाती है।
उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 76 को देखिए कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 76 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो कूटपाद के द्वारा भोजन को घेर कर खाद्यान्नी में ले जाता है। वहाँ पे उपस्थित एंजाइम भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम में करते हैं और अनपचा भोजन अमीबा की त्वचा की सतह से चिपक जाता है और पुनः बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से अमीबा में पोषण की क्रिया कूटपाद के द्वारा संपन्न होती है और अमीबा कूटपाद के द्वारा ही भोजन को आसानी तरीके से पकड़ लेता है। इसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 77 कहता है कि कौन सा एंजाइम वसा प्रक्रिया नहीं करती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 77 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। लाइपेज और पेप्सिन एक ऐसा एंजाइम है जो वसा प्रक्रिया नहीं कर पाती है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 78 को देख लीजिए कि किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो पहला ऑप्शन मिलेगा वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी में दिया जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा अवायवीय नहीं बल्कि वायवीय श्वसन एक ऐसा श्वसन का प्रकार है जिसमें सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। उसके बाद में कहता है कि मछली का श्वसन अंग है। तो याद रखिएगा मच्छर का श्वसन अंग को हम लोग ट्रैकिया कहते हैं। उसके बाद में अमीबा के श्वसन अंग को हम लोग त्वचा कहते हैं। उसके बाद में गिल्स कहते हैं कि इसका गिल्स जो है ये मछली के श्वसन अंग है और फेफड़ा मनुष्य का श्वसन अंग है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 79 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, गिल्स। हे दोस्तों, वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पेंट करता हूं। उम्मीद है कि आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो हे दोस्तों, मैं मुकीम अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।